गॉड ऑफ अर्थ, धरती के भगवान। जी हाँ, यही श्रृंखला है हमारी परिधि की और हम अब मिल रहे हैं बैतूल जिले के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र देशमुख से। ये नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है, आप सभी इन्हें जानते हैं और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बैतूल नगर पालिका के आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी आपकी बहुत अच्छी दखल है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र देशमुख जी से। सर, परिधि की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं जानना चाहूँगी, आपके परिवार से हम बात को शुरू करते हैं। जी कि किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है आपकी? मेरा परिवार संयुक्त परिवार रहा है जी। और हम मेरा जन्म तो एक गांव परसोड़ी करके गांव है, एक उल्टाई तहसील में जी। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। वहाँ से फिर मैं एजुकेशन के लिए मैं बैतूल आया, मेरे बड़े पिताजी के साथ में, बड़ी अम्मा जी के साथ में जी। और उसके बाद धीरे धीरे परिवार बड़ा होता गया। फिर बाकी मैं यहाँ एजुकेशन में, यहाँ प्राइमरी से लेके बीएससी तक का एजुकेशन मेरा बैतूल में ही हुआ है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में आप पढ़े हैं? जी हाँ, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ जी जी। और वहाँ पे भी मैं स्पोर्ट्स में हॉकी फुटबॉल काफ़ी रुचि रही मेरी जी। स्कूल के टीम को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है जी। इसके बाद यहाँ जेएच कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था जी। और जेएच कॉलेज में भी मैं हॉकी और फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में मैं रहा हूँ और कॉलेज के टीम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। इस प्रकार से फिर फर्स्ट पीएमटी एग्ज़ाम हुए हैं और फर्स्ट पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं 71 में मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से मैंने अपनी एमबीबीएस की और बाद में डिप्लोमा ऑफ चाइल्ड हेल्थ की परीक्षाएं पास करके मैंने बैतूल में ही अपनी प्रैक्टिस चालू करने का निश्चय किया। तो सेवा की तरफ रुझान नहीं गया आपका? नहीं, मैं पहले से ही मेरा ये था कि मैं बैतूल में यहीं जन्मा हूँ, यहाँ ही लोगों से मेरा बहुत अच्छा परिचय है और हमारा ज़िला एक बड़ा यानी आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है। एजुकेशन के मामले में भी लोग उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे उस समय हम लोग जब, और इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी अपनी जो सेवाएं हैं, जो निष्पक्ष जो भी मेरे से बनता लोगों की सेवा करके मैंने अपनी 1983 में मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू की बैतूल में जी। 14 फरवरी 85 को मैंने चालू की। अच्छा जी। इस प्रकार से धीरे धीरे मैंने अपनी प्रैक्टिस को बहुत ईमानदारी से किया है और लोगों के बीच में मैं यहीं रहा हूँ तो कई लोग भी आते, तो मैंने पैसे का रुझान मेरे कभी नहीं रहा। मुझे याद है भगवान ने मुझे एक अच्छे परिवार से मुझे दिया है, सक्षम परिवार, हम लोगों का बड़ा परिवार, मालगुजार परिवार था एक जी जी जी। ज़मीनें वगैरह काफ़ी, बंटवारे के बाद थोड़ा वो हो जाता है पर हाँ जी। तो मेरे सक्षम थे जी। मेरे फादर भी 1967 से 72 तक मासूद दुनवा क्षेत्र से विधायक रहे हुए हैं। अच्छा जी जी। तो उनका भी काफ़ी नाम था, उनके नाम का भी मुझे यानी उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा जी। इस प्रकार से मैंने अपनी मेडिकल प्रोफेशन यहाँ चालू किया और जो भी मेरी सेवाएं मुझे लोगों को देते बने वो मैंने पूरी की जी। जैसा आपने बताया कि बैतूल ज़िला जो है आदिवासी ज़िला है और मुझे याद है कि आपका जो क्लिनिक था वो बीच मार्केट में ही था, कोठी बाजार में। तो साप्ताहिक बाजार के दिनों में क्या परिस्थितियाँ रहती थी? साप्ताहिक बाजार में मेरी क्लिनिक किसी दिन बंद नहीं रखी मैंने जी जी जी। और साप्ताहिक बाजार में तो काफ़ी भीड़, मतलब काफ़ी रश रहता था क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के, यादव समाज के और भी समाज के काफ़ी लोग यहाँ। मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों के पास मैं 5 रुपये पहले मैंने 5 रुपये मेरी प्रैक्टिस में फीस लेता था, लोग बोलते इतने कम कैसे में जी। परंतु धीरे धीरे मैं वही, कई लोग तो वो भी नहीं दे पाते थे बेचारे, आते थे मेरे पास कुछ सैंपल की दवाई रहता तो मैं उनको दे देता था कि एक दवा खरीद लेना और ये आप रख लीजिए। तो ये मेरा रहा है और इसी तरह से मैंने प्रैक्टिस की है अपनी। और तो
लोगों का आशीर्वाद भी मिलता रहा, भगवान के दया से प्रैक्टिस अच्छी चलती रही। वो जैसे कि परिवार में आपने कहा कि पिता जो है वो विधायक रह चुके हैं, तो परिवार पॉलिटिक्स से तो जुड़ा ही था, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार आप में भी नजर आया, और डॉक्टर की प्रैक्टिस करते करते आपने राजनीति में भी अपना कदम रखे। फादर की वजह से मैं थोड़ा राजनीति में, कॉलेज में भी मैं चुनाव और कल स्पोर्ट्स अपने ज्वाइंट किया, मेरा स्पोर्ट्स के संबंध मुझे सेक्रेटरी प्राप्त हुई वहाँ पे भी। तो स्पोर्ट्स में मैं शुरू से भी रहा है और राजनीति में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है जी। और लक्ष्य तो मेरा बड़ा था जी। परंतु जो किस्मत में होता है वही होता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन चिकित्सा के साथ जो है राजनीति के रूप में भी आपका एक वर्चस्व बैतूल जिले में है। मैं पार्टी कांग्रेस से समर्थित मैं रहा हूँ हमेशा, मेरे फादर भी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, तो मैं हमेशा कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा हूँ। जो भी चुनाव आते थे तो उस समय मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए क्षेत्र में जाता था। जी जी। और जो भी मेरा लोगों से परिचय था उसका लाभ मैं पार्टी को दिलाने की कोशिश करता था। जी। ऐसा धीरे धीरे तो जी। जब आप नगर पालिका के अध्यक्ष बने तो फिर प्रैक्टिस और राजनीति, मतलब एक नगर का दायित्व था, वो किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया? उस समय तो मैं, क्या हुआ कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा नितिन देशमुख जी, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। हाँ जी। और इंटर्नशिप करके और वो नागपुर में मतलब दूसरे हॉस्पिटल्स में अपना जाता था और वहाँ सीखा उसने किस तरह से। जी जी। वो वाला एक लाभ। तो जब मैं नगर पालिका के मुझे 2010 में मुझे जब टिकट मिली, मेरे को लोगों ने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं लड़ना ही आपको। मेरा हाँ नगर पालिका लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं था जी। परंतु एक सर्वे कमलनाथ जी ने कराया। उस सर्वे में सभी ने बोला कि भाई क्योंकि यहाँ कांग्रेस का 18 साल से यहाँ कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीत नहीं पा रहा था। जी जी जी। तो उसके बाद मुझे दिया, तो ऊपर वाले की दया से, सबके सहयोग से जी मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना। वैसे भी एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में आपकी पहचान जिले में है और इसका जो है लाभ यकीनन आपको मिला भी। तो फिर जो है बेटे ने क्लिनिक संभाला और आपने नगर पालिका मैं अध्यक्ष 5 साल मेरे रहा जी। उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिला जी। और फिर से मैं दिन प्रैक्टिस करते रहा, पर राजनीति में रहने की वजह से मेरे सामाजिक दायरा भी और बहुत बढ़ गया था। हाँ जी। समाज में, दीगर समाज में भी हर जगह मेरे को जाना पड़ता था। जी जी। तो जब भी समय मिलता मैं प्रैक्टिस करता हूँ अभी भी। जी, वही मैं उसी सवाल पर आ रही थी कि आज जो है एक अच्छे स्वरूप में जो है हम देशमुख हॉस्पिटल को देख रहे हैं। जी। तो कितना समय आज आप हॉस्पिटल को दे पा रहे हैं? इस उम्र में भी ये जज्बा तो है। समय तो नहीं दे पा, तो भी जो भी समय मैं सुबह 1-2 घंटे या शाम को जब भी मैं देता हूँ जी। और जब बेटा नहीं रहता, कहीं बाहर गया कोई, तो मैं पूरा समय मेरा हॉस्पिटल में रहता, व्यतीत करता हूँ। जी। बैतूल जिले की परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियों को देख लीजिए, जलवायु को देख लीजिए, तो बच्चों में किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा यहाँ आपने देखी? एक तो क्या है, थोड़ा सा मैंने एनीमिक बच्चे यहाँ देखा है जी। जो उनकी ग्रोथ होना चाहिए जिस हिसाब से नहीं होती, और इसकी वजह से, एनीमिया की वजह से बच्चे बहुत जल्दी बीमार भी पड़ते हैं। वायरल इन्फेक्शन का मैंने देखा, कुछ निमोनिया भी देखा। बीच में एक समय ऐसा जब मलेरिया बहुत ज़्यादा हुआ था अपने। अच्छा। उस समय भी मैंने देखा काफ़ी मलेरिया से, फैल्सिपेरम से भी बहुत केसेस आए थे। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया। आज मलेरिया केस हमको नहीं मिलते। वायरल इन्फेक्शन के केसेस में ज़्यादा देखता हूँ, उसमें वायरल निमोनिया वगैरह, ये पेशेंट बच्चों में ज़्यादा मिलते हैं। अस्थमा भी यहाँ पर, हाँ, अस्थमेटिक पेशेंट भी आते हैं बहुत ज़्यादा, एलर्जिक जो इन्फेक्शन होता है जी। तो वो एक मैंने देखे उस टाइप केसेस भी, और एनीमिक केसेस मेरे को बहुत मिलते हैं। किसी ऐसे प्रकरण, इन्फेस्टेशन जो रहता है उसके भी केसेस बहुत है यहाँ पे। किसी ऐसे प्रकरण के बारे में भी बताइए जैसा लगता है ना कि एक बहुत चैलेंज था वो लाइफ का, कुछ ऐसे याद रह जाते हैं, कुछ ऐसे केस। तो ऐसा कोई केस आपके जीवन का रहा है जो आपके लिए यादगार बन गया? वैसे बहुत ऐसा एकदम से यादगार केसेस तो क्या है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में मेरे पास जब तक हॉस्पिटल में नहीं आया था कोई, उस समय मैं कोई
ज़्यादा सीरियस या कुछ उसमें ज़्यादा रिस्क उस पेशेंट में नहीं लेता था। अच्छा जी। और ऐसे पेशेंट को मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक समय रहते उसको रिफ़र कर देता था, क्योंकि अपनी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो, ये मैंने देखा। और एक दो पेशेंट ऐसे आए जो कन्वर्शंस के पेशेंट मैंने देखे थे, एक दो, उनको ज़रूर मैंने ट्रीट किया। और एक पेशेंट तो बहुत ही सीरियस था जिसको मैंने ट्रीट किया, टेम्परेचर बहुत था, उसका टेम्परेचर करके उसके कन्वर्सन्स कंट्रोल करके उसको, और ऊपर वाले की दया से ठीक होके भी गया। तो वो केस मेरी ज़िंदगी में बड़ा सीरियस केस था, जो मैं काफ़ी टेंशन में रहा उस पेशेंट के लिए। हेल्थ, पॉलिटिक्स और सोशल काफ़ी बड़ा नेटवर्क है आपका। इन सब के बीच परिवार को किस तरह से समय दे पाते? परिवार को मैं समय देता हूँ काफ़ी। परिवार को कहीं भी जाना हो, रिश्तेदारी में जाना हो, तो परिवार समय मैं बराबर निकालता हूँ परिवार के लिए। जो भी मैंने परिवार को मैंने नेगलेक्ट नहीं किया कभी भी। परिवार को जो समय है, शादी ब्याह में कहीं जाना है, कुछ करना है, तो बराबर साथ में हम लोग जाते हैं, आते हैं। सामाजिक कार्यों में हमारा समाज भी यहाँ बहुत बाहुल से थे, तो यहाँ सामाजिक एक्टिविटीज़ बहुत होती रहती है। तो उस समय जाना पड़ता है परिवार के साथ। लोगों की ऐसा, अब बीइंग ए डॉक्टर मेरे संबंध ज़्यादा रहते हैं, तो लोग चाहते हैं कि लक्ष्य मेरे यहाँ। वो एक समय तो ऐसा भी रहा होगा ना कि जैसे लोगों के पास जब फीस देने के लिए नहीं होती थी, तो वस्तु सहयोग देने की कोशिश करते रहे। मैंने पैसे अपने मुंह से कभी नहीं मांगे किसी जी। जो पेशेंट जो देता था दे, नहीं दे तो मैंने कभी मांगा नहीं जी। कभी रात को मेरे पास कभी सीरियस पेशेंट आ जाते थे, तो मेरे पास कुछ घर में भी दवाई रहती थी, तो उस समय इमरजेंसी रात को 1 बजे 2 बजे पेशेंट आए, मेडिकल स्टोर्स खुले नहीं रहते, ऐसे में मेरे पास जो दवाई मैं उनको वैसे ही प्रोवाइड करता था कि ये बेसिक आप अभी ले लीजिए, सुबह फिर आप दिखा दीजिए, और फिर से तो इस तरह से मैं जितनी मेरी मदद बनती है मैंने की है लोगों से। और एक मैंने देखा जैसे आदिवासी पेशेंट है, कुछ पेशेंट यानी उनके पास 50-100 रुपये भी नहीं रहते थे। ऐसे पेशेंट का मैं अपनी फीस और फिर दवा लिखूं तो बड़ी कंडीशन, तो मैं उसको काफ़ी कंसीडर करता था। कभी कभी तो फीस नहीं लेता था, कुछ दवा मेरे पास से उसको प्रोवाइड करता था, और 2 दवाइयाँ हैं वो मैं लिख के तक मेडिकल से ले लेना। तो इस तरह से जितनी मेरी मदद बनती थी मैं करता था। परंतु कई लोग मतलब मैंने उसका मेरे ऊपर उपकार भी मानते हैं, वो भी करते हैं। तो मैं कभी, भगवान ने मेरे को जो प्रोफेशन दिया है उसको मैंने शुरू से, एक आइडियल प्रोफेशन है ये, उसको मैंने हमेशा उसको सर्वोपरि मानते हुए उसको मैंने उसका प्रोफेशन का सम्मान करते हुए मैंने अपनी प्रैक्टिस की है। जैसे कि आपका बहुत बड़ा दायरा है, मैंने आपसे कहा भी कि चिकित्सा का क्षेत्र कहिए, सामाजिक क्षेत्र कहिए, या राजनीति का क्षेत्र कहिए, आप बहुत लोगों के लिए आइडियल भी है। तो मैं ये आपके माध्यम से जानना, हम एक संदेश भी न्यू जनरेशन को देना चाहेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र को बिलोंग करती हो, या सोशल क्षेत्र की बात करें, या फिर जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो क्या मैसेज आप न्यू जनरेशन को देना चाहेंगे? मैं न्यू जनरेशन को यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें वो बिल्कुल निष्ठा से करें, निष्पक्षपात, और पूरे अच्छी तरह से उसको निभाएं। भगवान प्रोफेशन हमारा ऐसा प्रोफेशन है कि ईश्वर के बाद दूसरा हमको मानते लोग जी। हम जूते चप्पल पहन के भी लोगों के चौके तक, रसोई तक चले जाते हैं, पर वो बोलते नहीं है। तो इतना सम्मान इस प्रोफेशन को मिलता है जी। तो आज के ज़माने में थोड़ा प्रोफेशन मैंने जो महसूस किया है, हमारा प्रोफेशन में भी कुछ विकृतियाँ आई हैं। एक प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा डेवलप हो गया, एक कंपटीशन की वजह से कई लोग कुछ भी कदम उठाते हैं जी। वो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, और ईमानदारी से अपने प्रोफेशन और अपने पेशेंट को समय दे, और उनको जितने भी लाभ आपकी तरफ से हो सके वो करें, यही मैं सबसे कहता हूँ। और वैसी आज पॉलिटिक्स भी, आज के ज़माने में जब मैं फादर के समय के पॉलिटिक्स देखता था और अभी के पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क आ गया है। आज पॉलिटिक्स में पैसे का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है, उसका दुरुपयोग ही कहूँगा मैं, उपयोग तो नहीं कहूँगा, होने लगा है। उसका वर्चस्व बढ़ गया है, लोगों की इच्छाएं भी आपने बढ़ा दी, बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं करने को तैयार नहीं होते। तो ये चीज़ें ऐसी जो पॉलिटिक्स में भी इसमें सुधार, गलत परंपराएं हैं, इसको किसी भी तरह से इसमें सुधार आना चाहिए, और एक समाज को एक अच्छे समाज के रूप में डेवलप करना चाहिए।
और लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य के लिए कोशिश करना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हर समाज के लोगों को, हर ग्रुप के, हर एज ग्रुप के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले और एक अच्छा सांस्कृतिक और सामाजिक दायरा उनका रहे और अपनी जो संस्कृति है उसको नहीं भूले जी। माता पिता का सम्मान करें। जो आजकल मैं देखा हूँ कि हम तो जॉइंट फैमिली में पैदा हुए हैं, तो हम तो कभी हमारे भाई, कजिन, ब्रदर, सिस्टर, हमने कभी एक दूसरे को हम अपना भाई समझते रहे। बड़ा है मुझे तो बड़ा भाई, छोटा है तो छोटा भाई, छोटे सिस्टर तो छोटी सिस्टर, ये समझता आज भी हमारे परिवार में एक ये सम्मान एक दूसरे का बहुत बरकरार बना है जी। और ईश्वर चाहे ऐसी हम लोगों को ये वाली ईश्वर की छत्र छाया मिलती रहे समाज में और परिवार का, और हमारे परिवार का जो सम्मान समाज के अंदर है वो बरकरार रहे, यही मैं ईश्वर से काम में करता हूँ। और आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया जी। मैं चलते चलते एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे। जब पिता के पद चिन्हों पे बेटा चलता है तो वही एक सवाल है कि जब नितिन देशमुख जी का सिलेक्शन हुआ नीट में तो उस समय क्या फील हुआ था? मैं वो नेचुरल है, बच्चा अगर अच्छा अपने से आगे निकलने की कोशिश करता है तो पिता को बहुत ज़्यादा गर्व होता है और बहुत खुशी होती है जी जी। अब ऐसे ही मुझे हुआ और मेरे 3 बच्चे हैं जी। बड़ा बेटा नितिन देशमुख है, दूसरा प्रतीक देशमुख है जो मेडिकल स्टोर, जिसने बी फार्मेसी किया हुआ है जी। और उसका मेडिकल स्टोर है जी। और मेरा छोटा बेटा है, उसका वो BM.Tech किया हुआ है। अच्छा। तो वो इंदौर में अभी गवर्नमेंट सर्विस में है और उसकी वाइफ भी B.Tech है जी। तो वो भी एक आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग किया है उसने। तो दोनों इंदौर में अपना कमाते हैं, तीनों बच्चे सेटल हैं जी। हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं, ईश्वर ने हमें अब बहुत आराम रहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। लड़के भी बहुत आज्ञाकारी है, लड़कों कभी ऐसी बात नहीं करते हो, मेरे फादर का जो सम्मान करना चाहिए बराबर करते हैं, जो आज हम अपेक्षा भी वो करते हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो हम मिले अभी डॉक्टर राजेंद्र देशमुख जी से, एक ऐसे प्रतिष्ठावान व्यक्ति जिनका जीवन वास्तव में एक समर्पण और सादगी की मिसाल है। सर आपने बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने हमसे बात की और यकीनन आपसे की गई बातें, आपके द्वारा दी गई सीखें हमारी न्यू जनरेशन के लिए, समाज के लिए प्रेरणादायी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बैतूल ज़िले में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पिता के व्यवसाय को बेटे ने अपनाया है, मतलब पिता के पद चिन्हों पे बेटा चला है। ऐसा ही एक उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र देशमुख जी का बेटा, जो कि खुद भी शिशु रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर नितिन देशमुख जी। और पिता के पद चिन्हों पर आप चले ही और साथ में उनके संस्कारों को भी आपने बखूबी निभाया। आज जैसे हमने जब डॉक्टर देशमुख जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि कई ऐसे भी मरीज होते थे जिनको उन्होंने निःशुल्क उपचार किया, उस परंपरा को भी आप बखूबी निभा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है परिधि की श्रृंखला में आपका नितिन देशमुख जी। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही कि आप भी डॉक्टर बने? कई सारी फील्ड हो सकती थी, लेकिन इस फील्ड में आने की क्या वजह रही? थैंक यू गौरी मैम, आपने मुझे इस मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे कुछ अपने और अपने फादर की कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करने का। एक प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन में मैंने फादर को अपने पूरे ओवरऑल जब स्कूल करिकुलम एक्टिविटीज़ थे 12 तक, तब देखा कि एक पेशेंस एक कैसा एक जो प्रोफेशन है एक डॉक्टर को कितना इम्पोर्टेंट और कितना डिसिप्लिनरी और कितना सम्मान देने वाला एक प्लेटफॉर्म वो है एजुकेशन और एक पेशा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पहले से ही मन था कि आई विल गो इन द सेम मेडिकल फील्ड्स जी। So, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यही प्रोफेशन को चूज़ किया जी। हमने जो क्लिनिक को हॉस्पिटल में परिवर्तित होते हुए देखा है, तो ये परिकल्पना कब से शुरू हुई थी और आज इसका जो स्वरूप है वो सभी लोग देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इस विषय में आप बात करें। पहले से एक हम लोग, मैं तो पापा को जब पापा
मैं जब वहाँ एजुकेशन और फिर मैं जब कुछ क्रिटिकल केयर वगैरह में जब मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा था, तब मैं वहाँ के कुछ हॉस्पिटल्स देखा कि एक हॉस्पिटल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है। फिर पापा के पास आके पापा पॉलिटिक्स में चले गए और नगर पालिका अध्यक्ष बने, तो उसके बाद वो चेयर संभालने का मौका मिला। सो एक डे केयर करना और एक हॉस्पिटल में भर्ती करके इलाज करना, वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जब हम लोग ओपीडी देखते थे कि नहीं ये पेशेंट को रियली नीड हॉस्पिटलाइजेशन, तो हम लोगों के पास नहीं होता था, हम लोग डे केयर करके घर भेजते थे, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का एक व्यू बन गया था कि नहीं, एक हॉस्पिटल एक चलाना और एक छोटा 10, 15, 20 बेड का एक हॉस्पिटल डालें, जिसमें एक मिनिमम कॉस्ट पे हम पीडियाट्रिक और एक गायनिक फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर दें। तो उसी रूपरेखा से हम लोगों ने ये हॉस्पिटल चालू किया, और इस हॉस्पिटल का नाम हम लोगों ने, जो हमारे पूर्वज उनका आशीर्वाद है जिससे हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो उनके नाम से मैंने कौशल्याबाई बुधराव जी देशमुख, कौशल्याबाई मेरी दादी और बुधराव जी मेरे दादाजी, उनके नाम से ये हॉस्पिटल हम लोगों ने उनकी मेमोरी में स्टार्ट किया। बहुत ही बढ़िया बात है कि वही है ना कि बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ होता है हमेशा, तो सफलता की सीढ़ियाँ भी धीरे धीरे हम चढ़ ही जाते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज है आज हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल्स में स्पेशली ये पीडियाट्रिक चाइल्ड एंड मदर केयर है जी। उसमें फादर पीडियाट्रिशियन है, मैं एज अ RMO वर्क करता हूँ, और मेरी सिस्टर है डॉक्टर स्तुति ढोटे, वो गायनेकोलॉजी देखती है जी। और नियोनेटोलॉजी मेरे जियाजी डॉक्टर नीलेश ढोटे देखते हैं। मतलब एक ही छत के नीचे काफी सारी सुविधाएं हैं। और इसमें इस हॉस्पिटल में एक तो 20 बेडेड है, उसमें अराउंड 4 बेड्स का हमारे पास NICU है जी। OT है, जनरल सर्जरीज और गायनेक OTs है, लेबर रूम है, और 2 बेड का एक बच्चों का ही एक छोटा सा NICU जैसा है, ICU जैसा, और बाकी जनरल वार्ड्स हैं, प्राइवेट रूम्स हैं जी। और बहुत ज़रूरत भी थी बच्चों के लिए इस तरह के एक हॉस्पिटल की बैतूल में। डॉक्टर देशमुख का नाम, चाहे वो छोटे देशमुख हो या बड़े देशमुख हो, दोनों का नाम विश्वास के साथ जिले में लोग लेते हैं। तो इसीलिए ना कोई भी गोद में बच्चा लेके आता ही है कि देशमुख जी को ही दिखाएंगे। ये चीज़ मैंने भी कई बार सुनी है लोगों से। क्या अनुभव रहे पिता के साथ आपके, जब क्योंकि कई बार ऐसा भी रहा होगा ना कि दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते रहे होंगे, तो उनका काफ़ी अनुभव का लाभ आपको मिला होगा। तो कोई ऐसा केस जिसमें कहीं आप गलत डायग्नोज कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं ये सही है, तो वो ऐसे कई बार हुए कि हमको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, हम कर रहे हैं। जैसे फादर ने, मैं आया तो उनने भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में, यानी मैं नहीं रही हूँ तभी चेयर्स पे बैठते हैं, और नहीं तो उनके जो हॉस्पिटल्स के दिन के एक सुबह पर एक मॉर्निंग राउंड्स होता है वो लेते हैं। हाँ जी। जहाँ भी हम लोग फंसते हैं, जैसे इन केयर इन पेशेंट हो या OPD बेसिस हो, तो कुछ भी जैसे कि नहीं है फादर ये डायग्नोसिस ऐसा है, तो उनसे हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेके वो ज़रूर मुझे गाइड करते कि नहीं यार उसकी जगह आप ये दो, इससे उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक एक्सपीरियंस बहुत है, और इतना आज 40-45 ईयर्स की प्रैक्टिस का उनका एक्सपीरियंस है, तो वो उससे मुझे को बहुत फ़ायदा मिलता है। एक ऐसा लगता है कि एक बड़ा साया ऊपर है जो आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल दे। कहीं भी किसी इसमें हम किसी केस में फंसते हैं, कुछ होते हैं, यानी कहीं फंस रहे कि नहीं इसका ये चीज़ है, इसका ये डायग्नोसिस होना चाहिए, इसका ये डोज होना चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हर समय बहुत मदद मिलती रहती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आज की न्यू जनरेशन के डॉक्टर्स हैं, उनके सामने अनुभवी डॉक्टर्स की बहुत वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने अपने तजुर्बे से सीखा है। उनके 45 साल में उन्होंने लाखों अनगिनत पेशेंट्स देखे हैं जो काउंट्स भी नहीं कर सकते, तो वो एक पेशेंट देख के जो उनका एक्सपीरियंस है वो उसमें काफ़ी। और कब ऐसा लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है? कभी ऐसा जैसे चैलेंजिंग तब ऐसा होता है कि अब अपन ने एक दिन अपन जैसे कोई पेशेंट को लिया, एडमिट किया, पता लगा कि वो 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे बाद वो बेड हो रहा है, और अपन उसको अपनी जितनी फैसिलिटीज़ अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो उसके लिए अब सफिशिएंट नहीं है, और ही वांट टू शिफ्ट टू द हायर सेंटर। तब वो टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं अब ये चैलेंजिंग है, अब इसको हम नहीं देख सकते। तो और छोटे पीडियाट्रिक्स बच्चों में बड़ा एक एक्सपीरियंस वो रहता है कि वो 4 घंटे बाद क्या रिस्पॉन्स करेंगे, और 4 घंटे बाद वो कैसे क्या वो रहेगा, उनका कोई निश्चित नहीं रहता है। तो वो एक चैलेंजिंग होता है। और दूसरा एक चैलेंजिंग कि थोड़ा सा
अब सिंगल वर्किंग होते हैं तो रात और नाइट्स में जो कॉल्स होते हैं वो बड़े डिफिकल्ट और चैलेंजिंग भी होते हैं, और नाइट्स में वो उठ के दिन भर भी काम करके और फिर नाइट में उस चीज को और कोई क्रिटिकल फंस गया तो फिर तो ओवरऑल नाइट ही पूरी काली हो जाती है। आपने खुद से चुना है ये चैलेंज, खुद से एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आपने बचपन से देखा है पापा को प्रैक्टिस करते हुए, और आप जानते हैं कि ये 24/7 वर्क है, तो इस पर आप अफसोस नहीं कर सकते। लेकिन वो एक दिन भर 12-14 घंटे काम करने के बाद फिर 8 घंटे की नींद, एक रेस्ट जो होता है वो स्पेशली सिंगल वर्किंग पर्सन के लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है। थोड़ा सा रिलैक्स होगा, मुझे लगता है सारी चीजें नहीं है तो उससे तो थोड़ा सा रिलैक्स। कोई ऐसा हॉस्पिटल खेलने के बाद ऐसा लगता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, अब तो हैंड्स अभी बढ़ गए हैं और उनको सबको जी। कोई ऐसा केस आपके नॉलेज में है जिसको आपको लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग था और उस समय उसको जो है वो हेल्दी हुआ? बहुत से छोटे बच्चे जैसे 3 महीने 4 महीने बच्चों को निमोनिया स्पेशली निमोनिया होता है, उसमें जब वो ऑक्सीजन पे गया 6 लीटर ऑक्सीजन पे मेंटेन करना, अब इसको बाईपैप की ज़रूरत पड़ने लगेगी, और वो हम लोग कुछ एफर्ट्स डाल के अपने प्रॉपर एंटीबायोटिक सेलेक्शंस और ड्रग सेलेक्शन करके वो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन के बाद वो धीरे धीरे वापस आता है, तो वो एक एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा होता है। तो वो उससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और उससे एक ऐसा लगता है कि नहीं सही में वी हैव डन कुछ ग्रेट उस बच्चे के लिए। उनके पेरेंट्स को देख के कि सर बाहर मत जाने देना, यहीं मैनेज हो जाए, मत करिए, तो वो एक चीज़ें उससे जब पेशेंट बच्चा बाहर आता है तो वो इसका एक एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। अभी स्क्रब टाइपर्स, डेंगूज जिनके प्लेटलेट काउंट 20,000, 15,000, 11,000 पे आ जाते हैं, और फिर अपन एक और 8 घंटा रख के फिर प्लेटलेट चेक करते हैं और वो बढ़ने लगते हैं, तो उसके एक एक्सपीरियंस, एक सेटिस्फेक्शन, वी आर डूइंग वेल और हमारा ट्रीटमेंट इसको लग गया, तो वो एक ऐसे चैलेंजिंग होते हैं। चीज ये भी होती है ना कि जैसे बच्चे को रोते हुए कोई नहीं देख पाता, और जब आप लोगों के पास बच्चे आते हैं और इस बीमार अवस्था में आते और खिलखिलाते हुए जाते होंगे, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन अलग होता है। जी आके वो बच्चे के पेरेंट्स के आके तारीफ करते कि नहीं सर वो आपने दिया, और वो 4 घंटे बाद खेलने लगा, तो वो उसका एक सेटिस्फेक्शन और इसकी एक खुशी बहुत अलग होती है। और एक पेरेंट्स का विश्वास जीतना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। आपका जब सिलेक्शन हुआ था तब पापा के को पता चला, जब क्या सिचुएशन थी उस दिन, घर में क्या माहौल था? यानी माहौल की एक एडमिशन मिला पर कुछ नहीं, बस कि एक प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं बस, नहीं इज गोइंग नाउ इन आफ्टर 5 years ही इज गोइंग टू डॉक्टर, तो एक उसका एक्सपीरियंस। और डॉक्टर्स के बेटे का तो वो एक उनका रहता नहीं भाई कि हाँ ये सेलेक्टिंग मेरी चेयर एक संभाल रहे हैं, तो वो एक मतलब विरासत को संभालने वाले आ गए, तो वो एक उसका एक एक्सपीरियंस एक अलग होता है कि कोई एक वैकेंट ना हो, और वो उसका एक उनके उसका एक्सप्रेशन वो फील नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन उनके वर्किंग बातों से तो उससे एक फील होता है कि नहीं कि मैं सेटिस्फाइड कि नहीं मेरी एक कोई चेयर संभालने वाला एक पर्सन है। कैसे सामंजस्य बिठाते हैं परिवार के साथ और पेशे के साथ? हाँ ये तो बहुत बड़ा टास्क है। वाइफ हाउस वाइफ है, हाँ, तो हम लोग दिन भर कि कब ये अपनी ओपीडी फिनिश करके 9 बजे 10 बजे घर की ओपीडी का कोई टाइमिंग नहीं है, दिन भर लगे हैं, और फिर शाम को आते फिर पता लगा लंच डिनर किया और फिर 2 कॉल आ गए फिर चले गए, तो वो एक टास्क वो लोग को बहुत सफ़र करते, वो हम लोग भी फील करते नहीं यार वी आर नॉट गिविंग द टाइम टू, तो वो उन लोगों की भी ऐसे हो जाते ओह हम लोगों ने क्यों डॉक्टर से शादी की क्या तो कभी ऐसा हो जाता है, पर उनको भी नहीं लगता नहीं कि घर में डॉक्टर भले ही मजाक में लेकिन दिल की बात कह जाती है दिल की। जी तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा। आप कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि आप कहना चाहते हैं तो आप अगर इट्स रिगार्डिंग द प्रोफेशन और आप जिस भी रिगार्डिंग कहना चाहे आप स्वतंत्र हैं। नहीं एक रिगार्डिंग जैसे क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में तो पापा की 25 में चल रहे हैं
इसलिए पूछ रही हूँ। वो तो दादा परदादा दोनों जी। तरफ से, यानी दादाजी भी एमएलए थे जी। मदर यानी नानी के तरफ से मामा भी मिनिस्टर है अशोक सावले जी, तो वो वही एक ना क्रोमोसोम दोनों तरफ से आए हैं पॉलिटिक्स के, तो उसका एक इन फ्यूचर मतलब कुछ आ जाए तो फिर देखेंगे जी। और प्रोफेशन वाइज, और अगर वी आर गिविंग अ मैसेज तो कि समय बर्बाद नहीं करें। ये हम एक यंग बंदे को एक 10th 12th एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत अच्छा वर्क करें। जो भी प्रोफेशन में जाना है, स्टडी वेल, डू हार्ड वर्क, और मैक्सिमम टाइम जिसे भी स्टडी आप पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और नहीं तो थोड़ा सा वो होता है। इसलिए कंटिन्यूइंग ऑन स्टडीज़ एंड अच्छा बिहेवियर रखिए, खुश रहिए, दैट्स ओनली, यही मेरा एक वो रहेगा। और ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, सो वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हीं के इसमें वी विल रन मूव फॉरवर्ड। तो सफलता के मंत्र तो आपने सुन ही लिए हैं डॉक्टर नितिन देशमुख जी से। आपने हमसे बात की और बहुत अच्छे अनुभव आपने हमसे साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान, थैंक यू।